गुड इवनिंग। नमस्कार। आज नॉलेरियंस के मंच पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट अवनीश रंजन मिश्रा। और अवनीश रंजन मिश्रा के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और कारण ये रहा है कि उन्होंने जो उनका उनका जो अपना एक जीवन शैली रहा है, वो अपने आप में बहुत लोगों को प्रेरणा देता है। मेरा जो उनसे संपर्क रहा है काफी बचपन का रहा है कि जब हम लोग हजारीबाग पढ़ने के लिए गए तो उस दौरान हमारी मुलाकात, हमारे पड़ोस में रहते थे अवनीश भाई। और वो कभी कभी आते थे और हम लोगों का मार्गदर्शन करते थे। कई एक ऐसे भी मौके आए जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो उनके पीछे जाते थे और साथ में हम लोग मछली पकड़ते थे। और मछली खाने के लिए नहीं पकड़ते थे, उन लोग के पास छोटा छोटा एक्वेरियम हुआ करता था। तो उसके लिए जो हमारा एक जगह था घर के पीछे, वहां पे थोड़ी पानी जमा होती थी, तो वहां पे बहुत सारी मछलियां रहती थी। तो वो हमें बहुत उत्साहित करता था, तो वहां हम लोग जाते थे, उनके साथ मछलियां पकड़ते थे। और एक 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 मतलब बड़े भाई के जैसा उनसे हमारा संबंध रहा। तो आज नॉलेरियंस में वो हमारे साथ हैं, जो कि एडवोकेट हैं झारखंड हाई कोर्ट में। और उनके बारे में मैं थोड़ा फॉर्मल परिचय आपको दे दूं। मंच नॉलेरियंस का है और जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेयर हेड मीट्स हार्ट। यहाँ पे अक्सर हम लोग वैसे लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं या उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जो समाज में एक अलग पहचान बनाते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं जो लीक से हटकर। जैसे कि मैंने बताया कि अवनीश भाई को मैं उस तरह से जानता हूँ कि वो एक समय में केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम लोग भी एज अ बायोलॉजी के स्टूडेंट और साइंस के स्टूडेंट थे। तो हमेशा उनका जो करियर रहा था वो इतना ब्राइट रहा था कि उनको देख के लगता था कि जैसे एक शिक्षाविद परिवार से वो बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल वो वैज्ञानिक बनेंगे या कुछ रसायन शास्त्र में कुछ ऊंची उपलब्धि हासिल करेंगे। लेकिन आज जो उनका जो स्वरूप सामने आया है और जीवन के विभिन्न आयामों को उन्होंने छुआ है, उसमें जो आज का टॉपिक है हमारे साथ, वो हम लोग शुरू करने से पहले हम नमन करेंगे डॉक्टर वीरेंद्र के मिश्रा, बीके मिश्रा का, जो कि अवनीश जी के पिताजी भी हैं और एक प्रखर ज्ञानी मैं कहूंगा। और जो ज्ञानी लोग होते हैं उनका कोई मतलब आदि और अंत नहीं होता है, तो उनके ज्ञान से हम लोगों को अभिभूत होने का मौका मिला। संस्कृत के प्रोफेसर थे, सेंट कोलंबस कॉलेज से रिटायर किए और काफी ही मतलब मृदुल स्वभाव के थे। और हम लोगों को का हमेशा आना जाना था और उनसे मिलना था, और उनसे हम हमेशा हम लोगों को प्रेरणा मिलती रही है। तो आज हमारे साथ हैं अवनीश, और अवनीश से बात होगी विश्वविद्यालय से न्यायालय तक के सफर पे। और जो अवनीश के लिए मैंने टैगलाइन चुना है कि न भय न बंदिश अवनीश, क्योंकि इनको जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि हर जो समस्याएं आई उनके लिए जो इनका जो एक जुझारूपन था और समस्याओं से विचलित ना होने वाला जो एक व्यक्तित्व था, वो हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित करता था। तो इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं, मैं उनके लिए एक छोटी सी कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूंगा, और ये भी थोड़ा केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है कि सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम्स को अगर हम देखें तो इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन देन यू आर अ पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेट। तो समस्या के साथ हो या सॉल्यूशन का हिस्सा हो, तय करता पहेली हो या प्रेरक कोई किस्सा हो, कोई भी समस्या का समाधान है मौजूद, बस शर्त इतनी सी, खोजो तुम्हें तुम उसे खुद। चैतन्य के सागर में जब गोता लगाओगे, समस्या को घुटना टेक के हाथ जोड़ पाओगे। अनुभव के अखाड़े में फिर जीत जश्न है, पुनः हल की तैयारी अगर कोई नया प्रश्न है। और इसी तरह जो नए नए प्रश्न आते रहे उनके जीवन में, उन्होंने बड़े ही जुझारू तरीके से उससे लड़ा और अपना एक अलग ही पहचान बनाया समाज में। और ये भी मतलब उन्होंने जो भी किया वो स्क्रैच से एक नई नई पहलुओं को वो छूते गए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि शिक्षाविद परिवार से संबंध रखने वाले हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं। और वो जो है कि लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स, ही लिव्स लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स। तो उनसे उनके जर्नी के बारे में जानेंगे। और जैसा कि एकेडमिकली बात करें तो अभी वो विगत 18 सालों से
झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स पे उनकी पकड़ है। और उनका जो बैकग्राउंड अगर हम देखें तो उन्होंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में। तो स्वागत है अवनीश आपका। और अवनीश ने 2 किताबें भी लिखी हैं। एक है जिसका नाम है अल्फाज और दूसरा एहसास। तो हमें ये भी मौका मिलेगा कि वो अपनी कुछ कविताएं और कुछ अपने जो कृति है वो हमारे साथ साझा करें। और साथ ही साथ जब वो गजल लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, शेर लिखते हैं, इसके अलावे भी उनकी बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे कि वो कराटे में ब्लैक बेल्ट रह चुके हैं और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको प्रोफेशनली बजाते हैं। बेसिकली आपने देखा भी होगा इनके फेसबुक पे, और इनसे अगर आप जुड़े हैं तो माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाते हैं और साथ ही साथ गिटार में भी पारंगत। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो और इनकी एक खासियत ये रही है कि ये 2 किताबें आप देख रही हैं लेकिन विभिन्न मुद्दों पे। तो इन्होंने 1000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं जो कि विविध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा अवनीश को कि अवनीश हमारा मार्गदर्शन करें और आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। नमस्कार, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। रंजीत भाई मेरे संदर्भ में कुछ लगता है ज्यादा कह गए। अभी उसका आनुपातिक विश्लेषण होने पर सत्य से साक्षात्कार होगा। अक्षरशः एक एक करके विषय पर आएंगे क्रमवार तरीके से, और मैं प्रयास करूंगा कि सभी आयाम को नियत अवधि के अंदर समेटते हुए अपने सारे हिस्सों पे, जितने प्रारूप पे, जितने आयाम पे रंजीत भाई ने बात रखी है, सब पे कुछ बात आ जाए और आपके लिए कहीं ना कहीं फलदायी प्रेरक सिद्ध हो। यही प्रयास है हमारा, जो आप लेकर के आज चले हैं अपने मंच से। सबसे पहले परिचय की बात रही तो मैं अवनीश रंजन मिश्रा, हमारे पिताश्री के बारे में आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले। वो प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मिश्रा अब नहीं रहे। संस्कृत में प्रोफेसर थे सेंट कोलम्बस कॉलेज में। विनोबा विश्वविद्यालय जब अलग हुआ तो वहां स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष के पद से 2008 में सेवानिवृत्त हुए और 2014 में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय में मेरी माँ भी, मतलब सौभाग्य से मैं ऐसा पुत्र था जिनके माता पिता दोनों सरकारी सेवा में थे। तो अध्ययन अध्यापन का जो परिप्रेक्ष्य है वो हमको बचपन से मिला, जिसके कारण मैं पढ़ता चला गया। जो एक सामान्य ट्रैक होता है, मैट्रिक परीक्षा पास की, इंटरमीडिएट आईएससी, फिर केमिस्ट्री में ऑनर्स बीएससी। यूनिवर्सिटी में मेरा 3rd पोजीशन था, 6 जिला उस समय विनोबा विश्वविद्यालय के अंदर होता था। फिर एमएससी में आई सिक्योर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन द ईयर 1997, 95-97 मेरा एमएससी का सेशन था। उसके बाद ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसी बातें हुई कि वो केमिस्ट्री वाले परिप्रेक्ष्य को और आधार को छोड़ करके एकदम से मैंने अपना आयाम बदला, जिस कारण से आज मैं अधिवक्ता हूँ। उस विषय पर आता हूँ, थोड़ा समय लूंगा उस विषय पर। तो आयाम बदला और आज मैं अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता के रूप में अपने आप को स्थापित और प्रसन्न मानता हूँ। प्रश्न प्लीज। आप कंटिन्यू कीजिए अवनीश भाई कि कैसे हुआ। ओके। शैक्षणिक योग्यता की बात रही तो एमएससी केमिस्ट्री में करने के बाद मैं अपना आयाम एकदम से बदला। वो विषय यदि आता है तो मैं उस पर बताऊंगा कि कैसे, क्या परिप्रेक्ष्य, क्या प्रारब्ध इसका रहा था जिस कारण से मैंने अपना आयाम बदला। शैक्षणिक योग्यता की बात है तो केमिस्ट्री में तो एमएससी। एक पायाम तो हम लोग जानते हैं या थोड़ा सा जिससे परिचित थे कि एक ऐसा वक्त आया था जिसमें आपने अपने दोस्त के लिए खड़े हुए थे आप, और आपने सिस्टम से लड़ा था उस समय। उसके बारे में जरूर बताएंगे। हाँ, उस जरूर बताएंगे है नहीं। उस संदर्भ में 2 लाइन कह देते हैं यहाँ पर, तो वो उसका इंट्रोडक्शन जैसा हो जाएगा। है दफन मेरे वजूद में कितनी हसरतें न पूछ, है दफन मेरे वजूद में कितनी हसरतें न पूछ, उजड़ कर फिर से जो बसा वो शहर हूं मैं। तो इस पर आएंगे बताएंगे उस पर। तो शैक्षणिक योग्यता की बात है तो एमएससी मैंने केमिस्ट्री में किया 1997 में। आई सिक्योर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम। उसके बाद एलएलबी मैंने रांची यूनिवर्सिटी से किया। एविडेंस एक्ट में 85% मार्क्स था। फिर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रैक्टिस हाई कोर्ट प्रैक्टिस में ज्वाइन किए। प्रैक्टिस करते हुए हाई कोर्ट में मैंने 2010 में एलएलएम की परीक्षा पास की। फिर ह्यूमन राइट में एमए किया। तो शैक्षणिक योग्यता की बात है तो 2 ग्रेजुएशन मेरा हुआ केमिस्ट्री और लॉ में।
और 3 पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ ह्यूमन राइट, लॉ एंड केमिस्ट्री। लेकिन अभी जो हमारे कैरियर का आधार है वो हमारा विधि है, विधि और विधान स्नातक और स्नातकोत्तर इस आधार से चल रहे हैं। ये है सामान्य तरीके से जो एक प्रारूप होता है, एक परिपाटी जो होती है मध्यम वर्गीय परिवार की, कि पढ़ना है, मैट्रिक करना है, इंटर करना है, ग्रेजुएशन करना है, एमएससी करना है। मैं भी उसी रास्ते पर था। एमएससी के इम्तिहान के समय में आखिरी वक्त पे कुछ ऐसी घटना घटित हुई। हमारे एक मित्र थे जो हमारे साथ एमएससी का इम्तिहान दे रहे थे। उनको इरादतन गलत तरीके से, डेलिबरेट इंटेंशन से कुछ था, वहां के प्राध्यापकों का कुछ शिष्य एकलव्य की तरह होते हैं, कुछ गुरु द्रोणाचार्य हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां थी जिसमें परीक्षा खत्म हो जाने के बाद हम लोग परीक्षा हॉल से बाहर आ गए थे। उसके बाद हमारे उस मित्र को सेंटर सुपरिटेंडेंट के द्वारा एक्सपेल्ड कर दिया गया। तो उस एक्सपेल्ड करने का हम लोग विरोध किए कि सर ये गलत है, यदि कुछ आपकी बातें रही हैं पुरानी, कुछ वैमनस्य है, कुछ पूर्वाग्रह आपको है, तो उसके लिए आप दंड दूसरे तरीके से दे सकते हैं या फिर ये विद्यार्थी आपसे माफी मांग सकता है। लेकिन वो अपने जिद पे अड़े हुए थे, 2 साल की पुरानी चीजें लेके चल रहे थे और बहुत तरह की विश्वविद्यालयी राजनीति चलती थी। और हुआ क्या कि हम लोगों के उस विरोध को एक एफआईआर का स्वरूप दिया गया। सेंटर सुपरिटेंडेंट ने हम लोग के विरोध को एफआईआर बनाया, हम लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो हम उस वक्त करीब से, आज से 97-98 की बात, करीब से जो पुलिस विभाग और विधि विभाग को जो देखे, कोर्ट कचहरी को, उस समय मस्तिष्क में एकदम से ख्याल आया कि ठीक है, अभी कोई चल रहे हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है, तो तत्काल लॉ में ग्रेजुएशन कर लें तो अपने मामलों की मुकम्मल पैरवी खुद ही कर पाएंगे। तो उस दरमियान जो हुआ, एकदम से स्विच ऑफ हुआ, एलएलबी किए, रांची यूनिवर्सिटी से एलएलबी खत्म हुआ, लाइसेंस लिए, प्रैक्टिस में आ गए। उसके बाद फिर 2008 में जब व्याख्याता नियुक्ति वाली प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय 6-7 साल आगे निकल आए थे, तो फिर वापस जाना मुनासिब नहीं समझे और फिर यही हमारा आजीविका का मूल आधार स्रोत हो गया, यही है। तो इस तरीके से स्विचिंग हमारी रही इधर से उधर। बिल्कुल। फिर जब लॉ में आपने स्टार्ट किया तो लॉ में आपका कैसा रहा अनुभव, और अभी तक मतलब आप 18 साल से अधिक आपकी प्रैक्टिस की अवधि हो चुकी है, इसमें आपके उतार चढ़ाव कैसे रहे और क्या क्या नया देखने को मिला, या क्या कुछ ऐसे इम्पैक्टफुल केसेस रहे जिसमें कि आपने मतलब कुछ मतलब जो कैटलिस्ट इन चेंज है, वैसा कोई केस जिसके बारे में आप बताना चाहें? ये जो लॉ का जो क्षेत्र है अभी, तो इसका प्रारूप एकदम से बदल गया है। जो नए लोग देख रहे हैं उनको जानने की भी जरूरत है। आज से 20 साल पहले जो लॉ होता था और आज जो लॉ है, एकदम बदला हुआ है। क्लैट के मार्फत अच्छे संस्थानों में दाखिला होता है, कैंपस प्लेसमेंट होता है। आज लॉ का प्रारूप एकदम अलग है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां आपका माइक ऑफ हो गया है अवनीश भाई, आपका माइक ऑफ हो गया है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, आपकी माइक ऑफ है, म्यूट है। हाँ हाँ, अभी आवाज आई। हाँ हाँ, आप बता रहे थे लॉ के करियर के संबंध में कैसे परिवर्तन आया है उसमें। जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है। सॉरी। तो हाँ, तो उसमें हुआ क्या कि अभी प्रारूप में बहुत तरह का परिवर्तन है। लोग, एक कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लोग विधि स्नातक करना सम्मान का विषय मानते हैं, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। और स्नातक करने के बाद न्यायिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में आते हैं। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट होकर के आते हैं। कुछ प्रैक्टिस के बाद लोग सीनियर जजेस बनते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। प्रैक्टिस करने के बाद प्रश्न एक आया कि ठीक है, लॉ ग्रेजुएट हैं, और जो सामान्य स्तर पर समाज में जो एक अधिवक्ता की जो मतलब परिकल्पना है, वो बड़ी अजीब सी है। तो उस समय जो था, बड़ा झंझावात में एक अधिवक्ता को देखना, एक अधिवक्ता होना, वो एकदम मतलब एक अंतर्द्वंद होता था कि मतलब ये स्थिति कि कहीं मैं एडवोकेट हूं, ये कहने में बहुत प्राउड वाली फीलिंग नहीं आती थी उस सर्कमस्टांस में। ऐसी चीजें थी। इस मतलब परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये मुनासिब समझा कि नहीं, प्रैक्टिस हाईकोर्ट से शुरू करते हैं। तो आई डायरेक्ट ज्वाइंड हाईकोर्ट। मैंने सीधा हाईकोर्ट किया और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। उस समय झारखंड हाईकोर्ट अलग हुआ था,
पटना हाई कोर्ट से, बाइफरकेशन ऑफ द स्टेट के बाद तो शुरू किए। अच्छा, और जो समाज में जो अपना शुरू से विद्यार्थी जीवन से और बाकी जो चीजों से लगाव था, अलग अलग आयाम में जो अपने फ्रेंड सर्किल्स थे और जो लोग थे, उन लोगों को जैसे जानकारी मिली कि नहीं अपना मित्र अधिवक्ता हुआ है, तो मुकदमे आने शुरू हुए, मुकदमा करना शुरू किए, फिर उसको इंजॉय करना शुरू किए, रिजॉइस करना शुरू किए प्लेसमेंट से। तो हर दिन एक नए विषय से साक्षात्कार होता था, हर दिन एक नई चीज आती थी। धीरे 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 लगा कि नहीं, मतलब ठीक है, जो निर्णय मैंने लिया था वो निर्णय गलत नहीं है। एक इंटरमीडिएट फेज ऐसा भी था जब लगता था कि मैंने गलत निर्णय लिया है, जो प्रारंभ का जो स्टेज होता है कि मैंने गलत निर्णय लिया और गलत आयाम निर्धारित कर लिया हूं, लेकिन नहीं, कुछ समय के बाद ये लगा कि नहीं, सही आयाम है। फिर 2007 में हजारीबाग में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, वहां हाँ हमको बतौर वाह्य विधि अनुदेशक, बाहर से उनको आप अतिथि व्याख्याता कह सकते हैं, तो क्या करके वहां ट्रेनी पुलिस ऑफिसर्स को क्लास लेना और कानून का विषय पढ़ाने के लिए हमको लोग इंगेज किए। मैं सैटरडे वहां जाता था, क्लास लेता था। बाद में विधि परामर्शी बनाए गए पुलिस विभाग में, कई जगह से लोग विधि परामर्शी बनाए, और फिर इस तरह से इसमें इन्वॉल्व होगा। जब रत हो गए तो ठीक है, आपको 24/7 फुर्सत नहीं होता है, लेकिन पेशा आनंददायी है। हर दिन आप नया नया फ्लेवर लेते हैं। एक सरकमफेरेंस में, एक परिधि में खुद को बंधा हुआ नहीं पाते हैं। जैसा विषय आपके समक्ष होता है, आपकी अवधारणा वैसी होती है, आपका आयाम वैसा होता है, उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करते हैं। लॉट्स ऑफ मतलब चेंज आप फेस करते हैं, फील करते हैं। ये ऐसे बस चलता है। चलिए, आपके वो जो क्रिएटिव पार्ट है उसमें चलते हैं, और उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो लेखनी और ये जो रहा है आपका, और आप विविध आयामों पे लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, शायरी भी लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम बताते हैं। आप अपने पारंपरिक तरीके से जब जिंदगी को जीते हैं ना, तो जिंदगी बड़ी उबाऊ हो जाती है। एक समय आता है जब जिंदगी आपसे परिवर्तन की मांग करती है, कुछ चेंज चाहिए। जैसे आप देखे होंगे, आपके यहाँ ट्रेंड है कि वीकेंड पे कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जा रहे हैं वो घूमना फिरना नहीं, वो बेसिकली कि आप चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, उस परिधि से वो जो बाहर रूटीन है उससे आप थोड़ा अलग चाहते हैं। तो इस प्रकार से लीजिएगा तो कुछ जो मतलब एक्यूट टेंशन वाला, जो बहुत ज्यादा तनाव का जो कुछ पेशा है, उसमें हमारा पेशा भी आता है। बिल्कुल। तो तनाव के कारण होता क्या है कि मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है, और आपके दिमाग को खाद की जरूरत होती है। तो बौद्धिक खाद जो है, जैसे ये लिखना पढ़ना, ये जो आयाम हो गया कि मैं कभी क्षणिकाएं लिख लेता हूँ, कविता, शेरो शायरी, गजल लिख लेता हूँ, प्रकाशित हो जाता हूँ, तो ये जो है ये मेरे लिए बौद्धिक खाद का काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोज में, गद्य में 10 पन्नों में उतनी बात नहीं कह पाते हैं जो हम 2 लाइन में कह देते हैं, और उसका प्रभाव बड़ा असरदार होता है। एक प्रसंग यहाँ पे बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्गुमेंट, कोर्ट में एक जस्टिस थे, वो दिल्ली चले गए, उनके कोर्ट में आर्गुमेंट हो रहा था, हाई कोर्ट की बात है, और हमारे इस आदत से लोग वाकिफ हैं, तो कभी कभी हमको जानबूझ करके छेड़ते हैं सुनने के लिए कि इस प्रसंग में कुछ रेलेवेंट है तो सुन लेंगे। प्रसंग क्या आया कि एक एक्यूज्ड की मैं पैरवी कर रहा था, और हमारा कहना था कि वो इनोसेंट है, और डॉक्यूमेंट्स पे कहीं उसका नाम नहीं था, तो नाम आया कहां से। और कोर्ट ऑनरेबल जज हमको पोक कर रहे थे। मैंने कहा कि इजाजत है हुजूर, विथ माय लॉर्ड्स वेरी काइंड परमिशन, तो हम 2 लाइन में अपनी सारी बात कह देते हैं। तो बोले कि हाँ, यू आर ऑलवेज परमिटेड। तो मैंने जो कहा वो 2 लाइन बताते हैं, अर्थ पहुंच जाए तो अप्रिसिएशन चाहेंगे। मैंने कहा, फकत एक चांद। प्रसंग ये था कि जब ये कहीं है ही नहीं, तो इसका नाम केस में आया कैसे, ये मुदाले कैसे, ये हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ही इज एक्यूज्ड। तो उसको 2 लाइन में हम एक्सप्लेन किए। मैंने कहा, फकत एक चांद, फकत बोलते हैं सिर्फ, फकत एक चांद गवाह था मेरी बेगुनाही का, फकत एक चांद गवाह था मेरी बेगुनाही का, और अदालत ने तारीख अमावस की रात मुकर्रर कर। तो ये 2 लाइन में उतनी सारी बात थी जो हमको आर्गुमेंट में इंक्लूड करना था, और थोड़ा सा ऑफ बीट होकर के स्ट्रेस भी रिलीज हो गया, कोर्ट का थोड़ा सा लाइट हुआ, फिर सब्जेक्ट पे बात किए। तो ये जो लिखने पढ़ने की जो है पद्यात्मक शैली जो है, ये कई बार आपको मतलब स्ट्रेस से तो रिलीज करता ही करता है, आप नया आयाम देता है, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आप समाज में अलग पहचान बना पाते हैं। कहीं आप तो लोगों से घिरे होते हैं, लोग आपसे सुनना चाहते हैं, तो ये जो भूख है, वो भूख हमको लिखने का प्रेरणा देता है, और उस कारण लिखते जाते हैं, बस यही है। बहुत खूब। तो एक समय था कि जब आप मतलब केमिस्ट्री में रमे हुए थे, और वो दौर था जब हम लोग देखते थे कि
बहुत सारे बच्चों को आप पढ़ाते भी थे उस दौर हम्म, में। हम्म, और हम्म। वो जो दौर था उसके बारे में थोड़ा बात बताइए कि कैसे वो मतलब आपका जो टाइम था। और मुझे लगता है कि आप एक अच्छे टीचर थे, आपके पास लोगों की जो बच्चे आते थे वो आपके पास काफी संख्या में आते थे, क्योंकि जो गांधी मैदान का एक जो कॉर्नर जहाँ पे आपका घर है वहां पे एक लंबी लड़ी साइकिल की लगी रहती थी वही यहाँ से रहते वहां थे। तक। हाँ। हम बताते हैं और ये बड़ा वो जब आपका पूरा थ्राइविंग था तब आपने ये सब छोड़ा था मेरे ख्याल से। अच्छा छोड़ते हैं। हाँ, उस समय में कहिए कि मतलब पीक पे थी ये सारी चीजें। जी। हम आते हैं उस होता क्या है ना कि जब भी आप ट्रेडिशनल स्टाइल में पारंपरिक तरीके से जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, हाँ। तो एक समय आता है जब माता पिता को अपेक्षा होने लगती है कि अब ये जो है वो स्टेबल हो गया। आप ग्रेजुएशन के बाद मानिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मानिए कि जी। अब ये ठीक है, ये अपना डायमेंशन डिसाइड कर लेगा हम्म। और ये बर्डन नहीं रहेगा फैमिली। हम्म। तो वैसे समय में आता है। अच्छा, और आपको क्या होता है उस समय में, आप समय की प्रत्याशा में होते हैं कि आपको कुछ समय और मिल जाए हम्म। कि एक बढ़िया फाउंडेशन आप बिल्डअप कर लीजिए। हम्म। और ये जो इंटरमीडिएट फेज होता है, ये बड़ा मानसिक तनाव का फेज होता है। तो मेरे साथ क्या था कि इंटरमीडिएट के बाद, आईएससी के बाद, इन 1992 1992 में दिमाग में बात आई कि नहीं ठीक है, एक प्लेटफॉर्म हम जनरेट कर ले। तो प्लेटफॉर्म जनरेट करने के ख्याल से वो ट्यूशन पढ़ाने वाली बात कि हाँ हम्म। ठीक है, आई एम एबल टू टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ। कुछ जूनियर से बात हुई, 2 आए, 4 आए, हम्म। 5 आए, फिर ग्रेजुएशन के बाद 50 हुए, 100 हुए। और 2002 में जब ये ट्यूशन मैंने छोड़ा, उस समय मेरे पास 300 350 400 बच्चों की गैदरिंग थी। घर में केमिस्ट्री का अपना लेबोरेटरी था जी। और सुबह से शाम तक हाँ। बिजी होते थे। और बहुत फेयरली स्पीकिंग, बहुत स्पष्ट तौर पर हम कहना चाहेंगे कि जब मैंने हाँ। स्विच किया इस पेशे में, हाँ। उस समय हमको केमिस्ट्री के ट्यूशन से हजारीबाग जैसे शहर में 90,000 लाख रुपए महीने की आमदनी थी बिल्कुल घर में। बिल्कुल। उस समय मैं स्विच किया था। हाँ। तो ये मतलब एक प्लेटफॉर्म खोजने के लिए, जब हम अपनी पढ़ाई, पारंपरिक पढ़ाई की परिधि से बाहर आ रहे होते हैं, हम्म। हमको करियर बनाना होता है हम्म। और पिता माता अपेक्षा रख रहे होते हैं कि नहीं अब ये हम लाइबिलिटी हमारी नहीं है। ये हम्म। फेज बड़ा क्रिटिकल होता है। उस समय में एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कि नहीं ठीक है, कुछ हमको अपना सोर्स ऑफ इनकम होगा तो हम बर्डन नहीं रहेंगे, बोझ नहीं रहेंगे, हम खुद से कर पाएंगे। वैसी स्थिति में शुरू किए थे। और बाद में ऐसा हुआ था कि ये मतलब मतलब ऐसा भी रूल। समय आया कि जब आप प्रयोगशाला भी रखते थे और थ्योरी भी लेते थे, सारा कुछ हाँ, एक जगह होता था। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, सब प्रैक्टिकल में कुछ मित्र थे हमारे जो वहां से जेवीसी स्कूल में टीचर थे, जी। उनका असिस्टेंस लेते थे, विजय करके, जी। वो हम लोग साथ में पढ़े थे। और थ्योरी की क्लास सारी सुबह 6 बजे से लेकर 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, रात 8 बजे तक कंटिन्यूअस 12-14 घंटे का वो मेरा क्लास होता जी। था। लॉ बहुत। करने के बाद ऑल ऑफ सडन आई ड्रॉप्ड हाँ। ऑल दोस थिंग्स, उसके बाद इधर स्विच किया। हाँ। लेकिन लॉ करने के बाद एक चीज आपकी जुड़ाव बनी रही कि आप जो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है वहां पे एज अ फैकल्टी, जैसे आपने बताया कि हाँ, आप वहां हाँ। पे भी विधि के जो मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में आप अपना योगदान देते रहे हैं। अभी भी मैं वहां जाता हूँ। एक्चुअली देखिए, है क्या कि मतलब पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि जो मेरी रही, वो जी। शिक्षा की रही, आपने बताया। तो ये जो पठन पाठन है, अध्ययन अध्यापन का जो कार्य है, ये शौक जैसा है और बड़ा अच्छा लगता है। जब भी आप लॉ में आते हैं, विधि के क्षेत्र में आते हैं, तो उसका दो पक्ष होता है। यदि कोई अपराध कारित हुआ तो एक पीड़ित पक्ष है और एक अभियुक्त है। तो अभियुक्त की पैरवी पुलिस विभाग, और पीड़ित की पैरवी पुलिस विभाग और अभियुक्त की पैरवी हमारे से वकील। तो हम अपने आयाम में अपना काम सीख रहे होते हैं। साथ ही यदि जाकर के प्रोसिक्यूशन का पार्ट भी अनुभवी पुलिस अधिकारियों के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, एक वैचारिक समन्वय बनता है। तो क्लास लेना, बताना अलग चीज है, बहुत कुछ मैं भी सीख पाता हूं उन लोगों से, जो सिक्के का दूसरा पहलू। ये अभी भी जाना आना होता है। रांची में भी अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय है, वहां पे भी अवसर मिलता है, अतिथि व्याख्याता के तौर पर मैं जाता हूँ, क्लास लेता हम्म। हूँ। ये हॉबी जैसा, शौक जैसा इसको इस्तेमाल करता हम्म। चलिए कुछ कविताएं आपसे सुनते हैं, आपकी लिखी हुई, अगर आपके पास अगर पास में हो तो उसको जरा हूँ। सुनाइए, एकदम 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 एकदम। जो आपको प्रिय है वो। हम्म। होता क्या है, हम बता रहे हैं कि जब पद्यात्मक शैली, मैंने कुछ बातें कही अभी थोड़ी हाँ। देर पहले, हाँ। यथार्थवादी चीजें जो होती हैं वो ज्यादा हृदय स्पर्शी होती हैं। ठीक है, लिखने के लिए तो बहुत तरह की चीजें हैं, कई रस हैं। लोग श्रृंगार पे लिखते हैं, प्रेम पे लिखते हैं, कई चीजों पर लिखते हैं। और सभी चीजें, सभी विषय जो हैं, वो हमको लगता है कि तत्कालिक प्रभावशाली होती हैं। लेकिन यथार्थवादी जो कविताएं होती हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, लंबे समय तक उसका परिस्थिति और परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है। वो हृदय तल तक जाती हैं
और मर्मस्पर्शी होती हैं। तो एक यथार्थवादी कविता मैं सुनाता हूं जो हमारे एहसास पुस्तक में पब्लिश्ड है ऑलरेडी। जिंदगी कभी सुबह कभी शाम दिखाती है। जो जटिल शब्द आएंगे उनका भावार्थ में साथ में बताता हूं। जिंदगी कभी सुबह कभी शाम दिखाती है, वजूद की जद्दोजहद सरेआम दिखाती है। कहीं कूड़े के ढेर पे भी पलती है जिंदगी, कहीं मटन कबाब और महंगे जाम दिखाती है। जिंदगी कभी सुबह कभी शाम दिखाती है, वजूद की जद्दोजहद सरेआम दिखाती है। कहीं कूड़े के ढेर पे भी पलती है जिंदगी, कहीं मटन कबाब और महंगे जाम दिखाती है। खुदाया क्या कहूं, खुदाया क्या कहूं तुम्हारी इस बद इंतजामी को। तुम्हारा एक बंदा तरसे दूजे की मेहरबानी को। कहीं पिल्ले भी रहते हैं वातानुकूलित महलों में, और इंसानी बच्चों के सर पे आसमान दिखाती है। जिंदगी कभी सुबह कभी शाम दिखाती है, वजूद की जद्दोजहद सरेआम दिखाती है। कुछ और क्या खबर, कुछ और क्या खबर जिसे 2 जून निवाला न हो। एक पल भी यूं न बीते जब पिटता दीवाला न हो। तकदीर का है सितम कि आंतें सुटक गई, राजनीति उसे अल्लाह और राम दिखाती है। जिंदगी कभी सुबह कभी शाम दिखाती है, वजूद की जद्दोजहद सरेआम दिखाती है। आखिरी है, शायद आज फिर कोई चमत्कार हो जाए, शायद आज फिर कोई चमत्कार हो जाए। दोजख दूर और हर स्वप्न साकार हो जाए। भरपेट हो खाना और थोड़ी सोने को जगह हो। भरपेट हो खाना और थोड़ी सोने को जगह हो। हर सुबह की शुरुआत ये अरमान दिखाती है। जिंदगी कभी सुबह कभी शाम दिखाती है, वजूद की जद्दोजहद सरेआम दिखाती बहुत बहुत खूब, एकदम यथार्थवादी कविता है, बिल्कुल जैसा आपने कहा था है। कि ये जो अ, मतलब एक सोशल इनइक्वालिटी है, पूरा का पूरा एकदम झलक के सामने आ जाता है। बहुत खूब। हम्म, हम्म। बस ऐसे ही चलता रहता है जी। रसास्वादन। हम्म, एक आत्मतोष, एक बौद्धिक खाद, और एक कभी होता क्या है कि अब इतनी बातों को गद्य में लिखना चाहे तो बहुत जगह ले लेगा, बहुत समय ले लेगा, और हमको लगता है कि उतना प्रभावशाली नहीं होगा। अच्छा, और ये जो अखबारों में आप लिखते हैं वो क्या वो डिफरेंट विविध सब्जेक्ट्स पे लिखते हैं और या लीगल मैटर्स पे लिखते हैं कि उसमें भी कविताएं होती हैं? अखबार में ज्यादातर जो है वो विधि के अलग अलग विषयों पर आर्टिकल्स हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। विधि के जैसे होता क्या है कि बहुत सारे लॉ में बहुत जटिल विषय हैं जो जिसके जटिलता का मतलब हमारे जैसे पेशागत लोग नाजायज लाभ उठाते हैं जब कोई आम आदमी उस परिधि में आ जाते हैं। तो ऐसे करके जैसे एक समय आपको याद होगा कि दहेज प्रथा का भूत बड़ा सिर चढ़ के बोला था कि डॉरिया का केस हो गया 498, बहुत बड़ी बात हो गई और लोग घबरा गए कि नहीं कि इतना बड़ा मुकदमा हो गया, ऐसे हो गया। उस समय लोग उसके यथार्थ के दूसरे पहलू से वाकिफ नहीं थे और जटिलताओं को लेकर के डरे रहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसको बड़ा अप्रिसिएशन मिला था, हिंदुस्तान में पब्लिश हुआ। उसके बाद में उसके दिल्ली एडिशन ने भी कैरी किया कि पति प्रताड़ना के खिलाफ भी है कानून। मतलब सिर्फ पत्नी प्रताड़ित होती है तो कानून ऐसा नहीं। हाँ, पति भी प्रताड़ित होते हैं तो उनके विरुद्ध भी है कानून। और उस केस लॉज को लेकर के उस आर्टिकल को बड़ा अप्रिसिएशन मिला था। तो इसी तरह के ऑफबिट्स जो होते हैं कानून का वैसा पहलू जिससे लोग या तो अनभिज्ञ हैं या जानकारी उनकी अधूरी है, तो वैसे विषयों को लेकर के मैं प्रयास करता हूं कि सहज शब्दों में आलेख लिख करके कि लोग पढ़ें तो उसके दूसरे पहलू से वाकिफ हों और वो उनका मतलब क्या कहते हैं भयादोहन का विषय न बने जब ऐसी चीज में आए। ये यही। तो कुछ कविताएं और हो जाएं जो आपके ही किताब से। ये तो यथार्थवादी थी, कुछ कुछ हल्का फुल्का। यथार्थवादी थी। अच्छा, हर हर विषय पर सुनाते हैं कुछ एक एक करके। एक परिचय पर था। परिचय मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन जैसा। ना आजाद हूं मैं ख्यालों की तरह, ना आजाद हूं मैं ख्यालों की तरह, और न ही किसी का बंदी हूं। बस विप्लव सा है दिल में भरा हुआ, खुद ही खुद का प्रतिद्वंदी। ना आजाद हूं मैं ख्यालों की तरह और न ही किसी का बंदी हूं। बस विप्लव सा है दिल में भरा हुआ, खुद ही खुद का प्रतिद्वंदी हूं। न फलकों की हसरत है और न ही मन में कोई प्रतिकार भरा। इस आधुनिक कविता के दौर में मैं एक औसत सा तुकबंदी। बस विप्लव सा है दिल में भरा हुआ, खुद ही खुद का प्रतिद्वंदी। अच्छा है कि है जज्बात नहीं, अच्छा है कि है जज्बात नहीं,
कोई घात नहीं, प्रतिघात नहीं, बौद्धिक प्रतिस्पर्धा के इस मंजर में मैं एक वैचारिक मंदी हूं, बस विप्लव सा है दिल में भरा हुआ, खुद ही खुद का प्रतिद्वंदी। बहुत खूब, बहुत ये ये परिचय जैसा, मतलब कम शब्दों में मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। एक्चुअली वर्ड्सवर्थ या शेक्सपियर, हम कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा, उनका कहना था कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो जब आपके पावरफुल फीलिंग्स, अभी आपको मैंने देखा शुरू में जो आप पद्यात्मक जी बताए जी थे, जी। अति अति उत्कृष्ट। तो होता क्या है कि जब आपका स्पॉन्टेनियस फीलिंग, आपकी जो भावनाएं होती हैं वो स्वतः स्फूर्त जब प्रवाहित होती हैं तो वो पद्य का रूप लेती है। जब तक वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो जनरेट नहीं होगा तब तक वो कविता नहीं बन सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, ऐसी कुछ भावनाएं जो है वो प्रवाह के रूप में कविता बन जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप मतलब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा टच करता हो, या जो कुछ ऐसी चीजें जो आप देख लेते हो और वो आपको इमीडिएटली इम्पैक्ट करता हो, तो हाँ अपने आप हाँ स्वतः कलम चलने लगती है। मेरे साथ तो ऐसा ही चलिए। होता है और इसी हाँ हाँ तरह से नहीं लिखता हूँ। हाँ हाँ वही है, शुरू में जो आपकी मतलब पद्यात्मक वो हम परिचय देखे तो हाँ। हम समझ गए कि नहीं, मतलब आप इन चीजों को समझ पाइएगा क्योंकि आपके अंदर भी एक कवि जीता है। हाँ, हम्म। सभी में बात है। कविता तो हमको लगता है कि अ, एक तरह से समझिए कि हमको, जैसे हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे सुभाषिस दास से, तो मैंने कहा था कि वो जीवन का अनुलोम विलोम है। ऐसा लगता है कि आप हाँ हाँ अपने अनुभवों का सांस लेते हैं और कविता निकलती है बाहर। ये निकलती है, एकदम सही एकदम सही एकदम सही। तो अनुभव से हाँ ही पटा हुआ है कविताओं का हाँ पूरा जो हाँ ये। पता अच्छा, वो ये जो एक फेज था जिसमें जो कराटे का ब्लैक बेल्ट का जो ये था, वो कैसे हुआ था? और वो तो आपका मतलब स्पोर्ट्स के प्रति आपका काफी ये रहा है, मैं देखा हूँ शुरू से ही। हाँ हाँ वो एक्चुअली आईएससी में इंटर में जब थे, हाँ स्पोर्ट्स में दो जगह थोड़ा हाँ क्रिकेट खेले और हाँ थोड़ा सा कराटे किए थे, हाँ ब्लैक बेल्ट मिला था। तो 92 में 91 92 में क्रिकेट खेल रहे थे, हाँ, अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट, उस समय श्यामल सिन्हा टूर्नामेंट होता था। टीम में थे लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, बड़ी अजीब सी राजनीति होती थी। हाँ, विकेट कीपिंग करते थे और ओपन बैट करते थे, तो जगह नहीं मिली तो उस समय इत्मीनान हो लिए। फिर अंडर 19 में वही स्थिति आई कि हाँ, टीम में पानी पहुंचाने वाला सदस्य थे, प्लेइंग हाँ, 11 में जगह नहीं मिली। और जिस जिस व्यक्ति को खिलाया गया हाँ, वो 22 में उस समय 70-80 रन छोड़ा था विकेट कीपर, जिससे धनबाद की टीम जीत गई थी। हम्म, अच्छा, उसके बाद फिर इंटर कॉलेज खेले, इंटर कॉलेज की वही स्थिति हुई, प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला, तो फिर लगा कि नहीं, समय देना बेकार है। और नाखुश होकर के क्रिकेट हम्म, की नाराजगी से एकदम से इधर कराटे में आए। और 93 हम्म, में शुरू किए, 92 इंड में ही शुरू किए और 96 लास्ट में दिसंबर में ब्लैक बेल्ट उसमें लिए थे कराटे में। यही था, मतलब हाँ अनवरत 4 साल की, हाँ, मतलब वो एक तपस्या वो थी वो। एक तपस्या थी वो हाँ उस समय। और उसके बाद हुआ क्या, ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद हाँ मतलब ऐसी संतृप्तता आ गई कि फिर हमको लगा कि कभी अतिथि के तौर पर क्लास में जा करके देखते थे और बड़ा वो वरीयता वाला एहसास होता था। और हाँ बस वो ले करके फिर चीजें धीरे धीरे छूट गई, लेकिन अपना हल्का फुल्का अभ्यास रहा सिर्फ शारीरिक हाँ रूप से हाँ, स्वस्थ रहने के लिए। हम्म, यही है, उस समय 96 दिसंबर में मैंने हम्म, एक स्टाइल होता है आसिहारा कराटे, फुल जी जी। कांटेक्ट कराटे, हाँ, उससे ब्लैक बेल्ट में लिया था हम्म, दिसंबर। यही। हम्म। हम्म, तो अवनीश भाई, आपने एक बताया भी था कि अब जो है लॉ का प्रारूप बदल गया है। लोग जो है एज ए कैरियर लॉ को चुनने लगे हैं। पहले थोड़ा सा अधिवक्ता कहलाना थोड़ा उतना ये नहीं रहता था, कि मतलब लोग थोड़ा सा सोचते थे। तो अभी जो प्रारूप बदला है उसको तो आप बहुत निकट से देख रहे होंगे, जो नए हम्म, लोग आ रहे हैं। तो मतलब लॉ एज ए कैरियर जो लेना चाहते हैं उनके लिए आपका कुछ सुझाव है क्या, कि क्या एकदम करना चाहिए उनको, और कैसे हाउ टू नेविगेट दिस करियर पाथ इन लॉ सर्टनली, स्पेशली? एग्जैक्टली, नाइस क्वेश्चन, हम बता रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि जो लॉ का आप भी देख रहे होंगे, आज से 30 साल पहले का, 20 साल पहले का जो लॉ का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि मैंने अभी खुद एडमिट किया फेयरली कि उस समय में अधिवक्ता कहलाना बहुत कोई गर्व की बात नहीं होती थी। तो गर्व की बात तो होने के लिए हम अपना कार्यस्थल हाईकोर्ट चुने। आज की परिस्थिति में क्या है कि एक पूरे देश के स्तर पर क्लैट की परीक्षा होती है अच्छे विधि संस्थानों में नामांकन लेने के। आप यदि आपके अंदर यदि एक इंटरप्रेटर जीता है, आपके अंदर ये यदि वाक योद्धा जीता है, आपके अंदर यदि कोई ऐसी चीज है जिसमें आप कहीं पाते हैं कि नहीं आप अधिवक्ता हो सकते हैं, आप जुडिशियल ऑफिसर हो सकते हैं, स्वाभाविक है कि आप अधिवक्ता रहिए, आप जुडिशियल ऑफिसर रहिए, बोथ आर द पार्ट ऑफ जुडिशरी। आपको
इस आयाम में जाने के लिए आपकी एबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा ये जो चीजें जो मतलब होती हैं, क्या कहते हैं आपको, प्रति उत्पन्न मतित्व, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो यदि आप पाते हैं तो आप क्लैट की तैयारी करिए अच्छे संस्थान में। अब होता क्या था, पहले बीए के बाद 3 साल का बीएल की डिग्री होती थी, बैचलर ऑफ लॉ, बाद में एलएलबी हुआ जो हम लोगों ने किया, बैचलर ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेशन, विधि एवं विधान स्नातक। विधि स्नातक में लोग हर पार्ट में 4 पेपर पढ़ते थे, कुल 12 पेपर होता था। जब बैचलर ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेशन हुआ जो हम लोगों ने किया, तो उस समय में एक पार्ट में 12 पेपर पढ़ते थे, तो 36 पेपर्स हुए, सब्जेक्ट बढ़ गए। बाद में फिर इसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया 3 इयर्स का। अब क्या है, आपके पास इंटीग्रेटेड एलएलबी का ऑप्शन उपलब्ध। तो ऐसी स्थिति में आप इंटरमीडिएट करने के बाद किसी अच्छे संस्थान में एडमिशन लेकर के 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी करते हैं। तो एलएलबी करने के बाद यदि आप अच्छे संस्थान में हैं, आप देखिए लिटिगेशन जो है वो हमारे लाइफ का पार्ट पार्सल। कब कहाँ लिटिगेशन आपको वेलकम करेगी, ये आपके लिए नहीं है कि आप मतलब आपका विलिंगली आप लिटिगेशन फेस करने जा रहे हैं, नहीं। वो कब कहाँ ऐसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे कि आपको कोर्ट कचहरी थाना पुलिस देखना पड़ेगा, ये आपका प्रारब्ध ऊपर वाले ने लिखा है, नहीं जाना। तो ऐसी स्थिति में जो कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े स्टैब्लिशमेंट जो होते हैं, वो लायर जो है डे वाइज या केस वाइज या आर्गुमेंट वाइज हायर करना उनको बहुत महंगा पड़ता है। तो एक परमानेंट पोजीशन ही होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। वो चाहते हैं कि हमको एक न्यू कमर को हम परमानेंटली सैलरी बेसिस रख लें। अच्छा, उनको किसी सीनियर का सबऑर्डिनेट बना करके, उन्हीं के यहाँ जो बड़े लॉ ऑफिसर, लीगल ऑफिसर होंगे, उनका सबऑर्डिनेट बना के उनको हम क्या कहते हैं वो इंटर्न करा करके हम उनको परफेक्ट लॉयर बना दें, और जहां उनको डे वाइज केसेस पर 10 लाख रुपए का खर्च आता है, वहां आपको 2 लाख की सैलरी पर रख रहे हैं। एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज आपका प्लेसमेंट हो जा रहा है। तो वो आज से 20 साल पहले वाले लॉ की बात नहीं। और मुझे लगता है कि ये चेंजेस इसलिए भी आया है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए, साइबर लॉज आ गया, एक लॉ का एक नया नया मतलब आयाम भी बहुत कुछ आया, बहुत कुछ बदला, एकदम सिनेरियो बदल गया। हाँ, एलएलएम में मेरा स्पेशल पेपर साइबर लॉ ही था। अच्छा, वो मतलब रेलेवेंट होने के कारण। और दूसरा इसका जो डायमेंशन है ना, वो ये है कि बहुत सारी अधिसूचनाएं बदली गई हैं। अभी क्या है, पहले क्या होता था कि लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आप प्रैक्टिस में आते हैं, सर्टेन टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस होता है, उसके बाद आप जुडिशरी का एग्जाम देते हैं। अभी क्या है, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यदि आप हैं तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं, जिसको स्टेट जुडिशियल सर्विस बोलते हैं। आप आफ्टर इंटरमीडिएट 5 साल का यदि एलएलबी करते हैं तो हार्डली आप 22-23 ईयर्स के होते हैं। जुडिशरी का एग्जाम आप पास करते हैं एट द एज ऑफ 24, आप जज हो जाते हैं। आपके पास 36 ईयर्स पड़ा हुआ है कैरियर का, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक एलिवेट होकर जा सकते हैं हियरकी में। तो दीज आर द प्रोस्पेक्ट्स, मतलब अब नए नए जो आयाम हैं वो खुलने लगे हैं, और लॉ का एक बिल्कुल ही एक नया कैरियर प्रोस्पेक्ट अगर इधर है, जो अगर आना चाहे इस क्षेत्र में। एकदम एकदम एकदम। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। अब आप अपने दोनों जो विधाएं हैं संगीत वाली, उसमें कोई एक चुन लीजिए और हम लोगों को थोड़ा सुनाइए। ये क्या कहते हैं, या तो माउथ ऑर्गन पास में हो तो वो उठा लीजिए, या गिटार हो तो गिटार उठा लीजिए। अच्छा, माउथ ऑर्गन तुरंत हो जाएगा, है ना? गिटार फॉर टाइम टेकिंग है, चूंकि वो अनट्यून्ड रखा हुआ होगा। बस तो माउथ ऑर्गन ही उठ जाए। यदि 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 ऑप्शनल है तो हम माउथ ऑर्गन चूज करते हैं। ऑप्शनल है, उठा लीजिए। हाँ, ऑप्शनल है कि गिटार जो होगा हम ऑनलाइन इतने लोगों को इंतजार करा करके वो टाइम टेकिंग वो था 15-20 मिनट उसमें लग जाएगा। नहीं, माउथ ऑर्गन ही हमारे लिए काफी है। हाँ, कुछ तो सुन ले आपसे। हाँ, तो माउथ ऑर्गन पे हम 2 सेकंड हम वीडियो ऑफ करते हैं, हम आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। अच्छा, रहने देते हैं वीडियो, मैं आ रहा हूँ तुरंत, 2 सेकंड। अच्छा, यहीं पर है, सॉरी, यहीं है हमारे पास, ड्रार में भी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और अभी कुछ ही दिन पहले ये लॉकडाउन में ना, ये ऑनलाइन स्नैपडील से मंगवाए थे, मिल नहीं रहा था तो मंगवाए थे। एक माउथ ऑर्गन फेम गाना है अपना दिल तो आवारा, वो सुनाए थे, वो सब समझ पाएंगे, अच्छा भी लगेगा।
बहुत अच्छा अवनीश भाई। अब जाते जाते अवनीश भाई आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि आप मतलब इन जनरल ये जो परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं विगत 2 सालों से, लगभग कोविड का जो सिचुएशन है, उसमें हर परिवार में शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जिसने किसी को खोया नहीं है, कोई ना कोई नजदीकी या कोई अपना खोया है। तो ये एक परिस्थिति रही। तो इस ये जो सिचुएशन है, और जो एक जनरल जो एक एलिमेंट ऑफ निगेटिविटी जो समाज में है, या जो युवा वर्ग है उनको मतलब कोई रास्ता नहीं दिखता, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक चीज है कि ये जो निराशात्मक सा माहौल बना हुआ है, और अभी भी हम उससे मतलब पोस्ट कोविड कहना सही नहीं होगा क्योंकि अभी चल ही रहा है। तो ट्रांजिशन फेज स्टेज में है। तो उस दौर में जो लोग जो परेशानी से गुजर रहे हैं उनके लिए, और उनके लिए लॉ क्या कर सकता है, या लॉ कहाँ पे उनको मदद कर सकता है, जो लोग ऐसे लोग जो मतलब अपने को खोए हैं, या जहाँ व्यवस्था में जहाँ पर पे हमने देखा कि मतलब मानवता शर्मसार हुई, वहां पे जो चीजें हैं वहां पे लॉ क्या कर सकती हैं। जैसे मैंने अपने एक बहुत ही मतलब अजीज को खोया, और उसमें हॉस्पिटल की लापरवाही थी बिल्कुल। तो ये सब चीजों को मतलब थोड़ा उस पे विस्तार कीजिए, और एक अंत में जाते जाते तक आप जो है जनरल जो युवा जो एक कांस्टेंट निगेटिविटी में चलती है और जिनको रास्ता नहीं दिखता है, क्योंकि आपका एक जो जीवन है वो खुद उदाहरण है कि आपने ट्रैक बहुत चेंज किए हैं, और बहुत आसानी से किए हैं, और कैरियर के पीक पे किया है। तो ये जो चीज है, ये कैसे करें अगर कोई करना चाहे, या क्या उसके लिए जरूरी होता है, वो थोड़ा बताइए, जो अंदर का एकदम जो आपका अपना अनुभव रहा है। एक एक करके आते हैं क्रमशः, है ना। पहली जो बात है, ये कोविड में विधिक सहायता और लीगल हेल्प और असिस्टेंस की इस पे आते हैं। तो है क्या कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो कानून, जो स्थापित जो कानून हमारे यहाँ हैं, वो हैं। आपको इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि किसी की मृत्यु हुई जिसमें अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही थी, तो आप अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ, कोई भी मरीज जो है वो इलाज करा रहा है, अस्पताल गया है, उसको पैसा दे रहा है, तो उपभोक्ता की परिभाषा की परिधि के अंदर में आता है। ही इज अ कंज्यूमर, ही कम्स अंडर द सर्कमफरेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। तो वो कंज्यूमर है, कंज्यूमर फोरम में जा सकता है। 20 लाख तक का दावा करना है तो 20 लाख से ऊपर का दावा करना है तो राज्य उपभोक्ता आयोग होता है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, वहां आप जा सकते हैं। और आपको अपनी चीजों को, जो बात आप लेके जा रहे हैं, आप इतना प्रिपरेशन करके जाइए कि आप वो चीज साबित कर पाए। सिर्फ तथ्य फैक्ट लेके जाना चीज नहीं, फैक्ट को आपको बाय मीन्स ऑफ एविडेंस यू विल हैव टू प्रूव, आपको साबित करना होगा। तो उतनी चीजें आप लेकर के जाइए। जब न तब आप पेपर में पढ़ते होंगे कि किसी मामले में कोर्ट ने ये अस्पताल को 2 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया, उनको 2 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया। तो यदि आपको कहीं लगता है कि कोई ऐसी चीज हुई है जिसमें अस्पताल के प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुआ, व्यवस्था की लापरवाही की वजह से हुआ, एम्बुलेंस आपको ऑन टाइम नहीं मिला, आपको अस्पताल वालों ने स्विच करते समय आपको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया, अस्पताल वालों ने मुकम्मल आपको इलाज नहीं दिया, तो इन चीजों को आपको बाय मीन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और बाय मीन्स ऑफ ऑरल स्टेटमेंट आपको साबित कोर्ट में करना पड़ेगा। आप कोर्ट में जाइए। आप दावा 20 लाख के अंदर करते हैं तो जिला उपभोक्ता आयोग, और उससे ऊपर का करते हैं तो आप राज्य उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं। ये आपके लिए हमेशा ओपन है। आप चैलेंज करिए, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में जरूर जाइए। जब ऐसे लोगों को जुर्माना और मुआवजा होगा तो लोग को लगेगा कि नहीं, लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं, हम इनको मूर्ख नहीं बना सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट एक विषय पर नाराज हुआ जब राज्य ने, भारत राज्य ने कोविड के वजह से मरे हुए लोगों को
मतलब मुआवजा देने से मना किया कि नहीं, हम नहीं जी, दे पाएंगे। जी, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फाइंडिंग था। देखिए, जो सोर्स ऑफ लॉ है उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान से कानून आता है। हम्म, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से कानून आते हैं। हम्म, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है, ये लैंडमार्क है। ये कहता क्या है कि नहीं, यदि ऐसा नहीं है तो आप ऐसा लाइए। आप स्टेट हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में सबको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो राइट टू लाइफ कहाँ लोग प्रिविलेज कर पा रहे हैं, बिल्कुल, कहाँ ये बिल्कुल, कर पा रहे हैं। जी, तो ऐसी स्थिति में आप ये कह करके हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है कह करके आप भाग्य नहीं सकते हैं। हम्म, आप अध्यादेश लाइए, आप कानून बनाइए और ऐसे लोगों को मुआवजा दीजिए। तो ऐसी चीजें आएंगी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य कोई ना कोई ऑर्डिनेंस लेके आएगा, कोई कानून बनेगा। और हो सकता है कि उसके हिसाब से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होते हुए उसके विरुद्ध मुआवजा लोगों को हम्म, मिले। लेकिन तत्कालिक आपको यदि लगता है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है, तो आप जिस जिला में है, जहां का क्षेत्राधिकार बनता है, आप वहां आइए, आराम से कंज्यूमर फोरम में जाइए, केस करिए और लेट देम फेस लीगल हम्म, आए, मुकदमा फेस करें, आपको मुआवजा। बिल्कुल। ये दूसरा दूसरा प्रश्न था आपका निराशावाद और पेसिमिस्टिक अप्रोच को लेकर। युवाओं को लेके था हमारा कि मतलब हाँ। एक तो है कि बहुत सारे लोगों की जॉब गई इस फेज में। हम्म, बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए या जो ऐसे प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, एक वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर चला, उसमें भी बहुत सारे लोग जैसे जो छोटे गांव में रहते थे उनके लिए संभव नहीं था, या जो छोटे शहरों में रहते थे तो उनके लिए उस तरह का इंटरनेट स्पीड और इस तरह का व्यवस्था हम्म, नहीं कर पाना मतलब एक ये रहा, तो उसमें जॉब चली गई। कुछ लोगों ने स्वतः ही सोच लिया कि अब शहर की तरफ रुख नहीं करना है, शहर बड़ा निष्ठुर है। जब ऐसी हम्म, समस्याएं आई तो मतलब मदद नहीं मिला। तो उनके हम्म, लिए जो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, या कुछ मतलब ये जो निराशावादी माहौल है उससे निकलना चाहते हाँ, हम बता रहे हैं, बहुत फेयरली इस पे आएंगे। बहुत हैं। अच्छा प्रश्न है और इसमें बहुत कुछ हम कह भी पाएंगे। आपको बता दें कि आज हम आपसे वर्चुअली कनेक्टेड हैं। जी, ये जूम मीटिंग और ये आज से 2 साल पहले जो फर्स्ट वेव आया था कोरोना का, हम्म, उस समय में हम लोग का भी हाई कोर्ट बंद हुआ। सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स बंद हुए और अभी तक कोर्ट जो है वो वर्चुअल ही चल रहा है। फिजिकल हम लोग कोर्ट का चेहरा नहीं देखे। जी, जी, तो हम लोग भी 2 साल से इस स्थिति को फेस कर रहे हैं। हम्म, अच्छा, क्या था ये वर्चुअल जूम और गूगल मीट, ये हम लोग नहीं जानते। हम्म, कैटेगरिकली स्टेप वाइज सीखे सीखे। हाँ, टेक्निकली हम खुद एडमिट करते हैं कि टेक्निकली हम इतने एक्सपर्ट नहीं थे। आज भी कभी आपके साथ जूम मीटिंग पे आ रहे हैं, हम वॉइस नहीं कर पाए तो बच्चे को बुला करके उसको ऑन कराते, ये जी, कराते। ठीक। विषय क्या है कि आप क्या देखते हैं। जैसा जैसा आपका मतलब विजन होगा वैसा आपका व्यू होगा। हम्म, जैसा आप सोचिएगा वैसा आपको दिखेगा। आपके जीवन के समानांतर दो चीजें चलती हैं, ऑप्टिमिस्टिक चीजें, पेसिमिस्टिक चीजें। आप क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट कि क्या है। हाँ, परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। और पिछले 2 साल में जिस ऐतिहासिक तरीके से परिस्थितियां लोगों को प्रभावित की हैं, लोग बेरोजगार हुए, परेशान हुए, नौकरी छूट गया, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं हो पाया, इवन लाइवलीहुड के लिए स्ट्रगल करना पड़ गया। जी, ये चीजें जो हैं वो निस्संदेह मतलब बहुत मर्माहत करने वाली हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप क्या देखते हैं ये आपका दृष्टि है। अभी दिन है, दिन ढल रहा है और रात होगी, एक सोच ये है। और एक सोच ये है कि रात है, रात ढलेगा तो सुबह होगा। ये तो चक्र है, दिन के हम्म, बाद रात आना है, रात के बाद दिन आना है। हम बिल्कुल, यदि ये सोच रहे हैं कि इस दिन का जो ढलान है वो रात पे ले जाएगा हमको, तो ये एक हमारी पेसिमिस्टिक सोच है। हम्म, एक रात है, रात की ढलान जो है वो हमको एक सुबह पे लेकर के अच्छा आएगी, दिन तो में एक जी, ऑप्टिमिस्टिक सोच है। जी, हम 4 लाइन में इसको बता दें वैसे लोगों के लिए हम्म, कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या। बड़ा सरल भाषा में है, समझ पाएंगे, आप तक पहुंचे तो अप्रिसिएशन चाहेंगे। मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल का लगाना छोड़ देंगे क्या, जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरों पे उदासी है, गमों से खौफ खाकर मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। तो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, हाँ, आशावादी रहिए। हाँ, ठीक है। यदि आप चाय बनाने की शुरुआत करते हैं कि आप 1 कप चाय आज पीजिएगा जी, और आपका दूध फट जाता है, जी, तो आपको यह मानने की जरूरत नहीं है कि चाय आपके मुकद्दर में नहीं था। ईश्वर ने आपके लिए छेना का मिठाई लिखा है। जी, आप जी, उस दूध को गर्म जी, करिए, आप रसगुल्ला बिल्कुल, खाइए। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहिए। हम्म। नकारात्मकता की कोई जगह जीवन में नहीं होनी चाहिए। अवनीश, आज आए आप और आपने मार्गदर्शन किया, बहुत ही विविध बातों को जानने का आपसे मौका मिला। और फिर से मुझे लगता है कि करीब दो अढ़ाई दशक के बाद हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, वो भी वर्चुअली। तो वो वर्चुअली। एक अलग ही मतलब एक अनुभव दे रहा है, मिक्स फीलिंग है मेरे मन में भी।
और मैं निश्चित ही जब भारत आना होगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। और इन शब्दों के साथ मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं कि आप आए और अपनी बात धन्यवाद, को रखे। धन्यवाद, जय धन्यवाद। इस भारत, मंच जय जय हिंद। भारत, जय हिंद, जय हिंद।